देखिए भैया, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ऑरस्टेड ने सबसे पहले ऑरस्टेड ने ध्यान दीजिए भैया, सबसे पहले ऑरस्टेड ने ही बोला था कि अगर कहीं पर करंट है तो उसके चारों ओर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। मेरा ठीक है, अगर कहीं पर करंट है तो उसके चारों ओर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। ध्यान दीजिए, क्या भैया इन्होंने ऑरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ठीक है, तो ऑरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इन्होंने बताया कि भैया ये मतलब ऐसे ही रैंडमली एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इन्होंने एक बैटरी ली थी, बैटरी से जैसे करंट पास कराया तो सामने वाला रखा हुआ कंपास क्या हुआ, नीडल रिफ्लेक्ट कर गई। जैसे करंट को हटाया, नीडल अपनी पोजीशन पे वापसी आ गई। जैसे करंट को लगाया, नीडल फिर क्या होगी, डिफ्लेक्ट कर गई। करंट को बढ़ाया तो डिफ्लेक्शन क्या होगी, और ज्यादा बढ़ गई। करंट को घटाया तो डिफ्लेक्शन क्या होगी, कम होगी। तो इन्होंने देखा भैया कि जो भी डिफ्लेक्शन आ रही है, चाहे वो बढ़ रही हो, चाहे घट रही हो, चाहे जीरो हो रही हो, वो सब किसकी वजह से, करंट की वजह से। ठीक है भैया, तो ये इनकी ऑब्जर्वेशन थी। इन्होंने कहा कि करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है, अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड। यदि उस करंट को हम जीरो कर दे तो डिफ्लेक्शन क्या होगी, जीरो हो जाएगी। इसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होती है, जीरो हो जाती है। और अगर करंट को जीरो से बढ़ा दे, जीरो से ज्यादा कर दे, तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगी, जीरो से ज्यादा हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो से ज्यादा हो जाएगी। करंट को बढ़ाओगे, डिफ्लेक्शन बढ़ेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर रही है भैया, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ये थे ऑरस्टेड। उसके बाद फिर इनका मामला खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भैया बायट सेवर्ट से। किसकी बात करते हैं, बायट सेवर्ट से। बायट नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ऑरस्टेड के ऊपर ही काम किया था और उन्होंने बोला कि भैया जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो घट रही है बढ़ रही है, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये करंट कैरिंग वायर है, क्या है ये, करंट कैरिंग वायर है। और इस वायर का छोटा सा पार्ट लिया है, तो करंट कैरिंग, करंट और उस वायर का छोटा सा पार्ट दोनों मिलकर के क्या बनते हैं, करंट कैरिंग एलिमेंट। क्या बनता है, करंट कैरिंग, कैरिंग एलिमेंट बन गया। क्या हो गया, ये एलिमेंट क्या करता है, अपने चारों ओर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। इस तरीके से चारों ओर अपनी, चारों ओर से अपनी तरफ मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी। ठीक है, चलो, करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग एलिमेंट अपने चारों ओर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मैंने एक पॉइंट लिया पी, वो पॉइंट इस एलिमेंट के सेंटर से कितनी दूरी पर था, आर दूरी पर था। ये एलिमेंट और वो दूरी जो थी, उनके बीच का एंगल क्या था, थीटा था। थीटा क्या है, थीटा किसके बीच का एंगल है, एंगल इन बिटवीन, एंगल इन बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर, यानी करंट कैरिंग एलिमेंट और आर के बीच का एंगल है। ठीक है, अब देखिए, और मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने मान लिया क्योंकि एलिमेंट छोटा है तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, छोटी होगी यहाँ पर। ठीक है, देखा गया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के क्या आ रही है, डायरेक्टली आ रही है। क्या आ रही है, यदि आप इसके अंदर ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट पास कराओगे तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। क्या, ठीक है, क्योंकि करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर ज्यादा। दूसरा, आपने छोटा एलिमेंट लिया तो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर छोटी होगी। जैसे ही आपने एलिमेंट को बढ़ाया तो आपको पता है उसके अंदर एलिमेंट की संख्या क्या होगी, बहुत सारी बढ़ेगी। और बढ़ जाएगी तो जैसी बढ़ेगी तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ गई। यानी वो डीएल के भी क्या होता है, डायरेक्टली होता है। जितना बड़ा डीएल उतना ही ज्यादा क्या होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगला, डीबी जो होता है वो साइन थीटा के डायरेक्टली था। अब थीटा कौन सा एंगल है, तो ये वाला एंगल है। अगर मैं थीटा को जीरो, एलिमेंट ये रहा, ठीक है, ये एलिमेंट है। ठीक है, ये एलिमेंट है और ये है आपका आर। अगर आप इस पॉइंट पर निकाल लो मैग्नेटिक फील्ड तो आपका आर इस तरीके से आएगा, ये जो आर रहेगा वो ये रहेगा, और आपका डीएल भी क्या होगा, इसी लाइन में रहेगा। डीएल और आर की लाइन दोनों क्या होगी, सेम रहेगी। डीएल और आर की लाइन क्या होगी, तो बाय ऑब्जर्वेशन देखा गया कि जब आप इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पर
हाँ भाई बोल। हाँ भाई ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पर इस डीएल की वजह से, आईडीएल की वजह से आप इस वाले पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हो, तो आपको बता दूं यहां पर जो कंपास रखा था उसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई। कोई डिफ्लेक्शन का मतलब उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड नहीं होने का मतलब क्या भैया, कि इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर कभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ सकती। तो इसलिए क्या है, अब देखिए आगे देखिए, साइन थीटा क्यों डायरेक्टली लिखा, अब सुनिए। जैसे ही मैंने एंगल को बढ़ा दिया, क्या किया, एंगल को बढ़ा दिया, तो मैंने देखा जैसे ही मैंने एंगल को इसको बढ़ाया है, वैसे क्या हुआ, यहां पर आपने देखा कि यहां पर अब कंपास रखा तो यहां पे डिफ्लेक्शन क्या होगी, आ गई। इसका मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई, है ना। मैंने एंगल को और बड़ा किया, यहां पे रख दिया कंपास को, कंपास को यहां पे रख दिया, डिफ्लेक्शन क्या होगी, और बढ़ गई। जैसे ही मैंने कंपास को यहां पे रखा 90 डिग्री पे, आर दूरी जो थी डीएल के साथ, कितना एंगल बन गया, ये डीएल है आपका, ठीक है, ये डीएल है, ठीक है, और ये आर है। डीएल और आर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 का। तो यहाँ का कंपास जो था वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, क्या दिखा रहा था, जितनी भी डिफ्लेक्शन थी उन सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन कहां पे, इस वाले केस में हुई, ठीक है। हमने कहा चलो भैया 8 दूरी पर एक काम करते हैं, यहां पर रखते हैं, तो एंगल क्या हो गया, और बढ़ गया। लेकिन अब डिफ्लेक्शन क्या होगी, घट गई। और एंगल बढ़ाया, डिफ्लेक्शन और कम होगी, यहां पर रख दिया तो डिफ्लेक्शन फिर क्या होगी, 0 होगी। तो हम यहां पर इस नतीजे पहुंचे कि जब तक हम 0 डिग्री से लेके, एंगल किसके बीच का है, करंट कैरिंग एलिमेंट और आर के बीच का एंगल है। जब करंट कैरिंग एलिमेंट और आर की लाइन क्या थी, एक ही थी, तो उनके बीच में एंगल क्या बन रहा था, 0 बन रहा था। और जब एंगल 0 बनेगा तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पर 0 होगी। जैसे ही मैंने एंगल को बढ़ाया, यानी करंट कैरिंग अलग किया, वैसी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई। जैसे ही मैंने करंट कैरिंग एलिमेंट की लाइन और आर की लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना दिया, वैसी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 90 होगी। जैसे ही मैंने करंट कैरिंग एलिमेंट और आर की लाइन के बीच में एंगल क्या हो गया, 90 से भी ज्यादा बना दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड घटने लगी। जैसे मैंने करंट कैरिंग की लाइन, एलिमेंट की लाइन और आर की लाइन को अपोजिट कर दिया, वैसी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फिर क्या होगी, 0। तो हम देख रहे हैं 0 से 90 में क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, और 90 से 180 में यही मैग्नेटिक फील्ड क्या करने लगी, डिक्रीज करने लगी। तो इसका मतलब यह हो गया कि ऐसा कोई फंक्शन है हमारे पास जो 0 से 90 में इंक्रीज कर रहा हो, 90 से 180 में डिक्रीज कर रहा हो, तो वो होता है साइन। इसलिए हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली इक्वल टू साइन थीटा। और उसके बाद डीबी जो होता है आर स्क्वायर के इनवर्सली होता है। मतलब आप जितनी ज्यादा दूरी लेते जाओगे, इसकी वजह से, इस एलिमेंट की वजह से उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट भी क्या होगा, कम होता जाएगा। आपको पता है हर चीज का इफेक्ट दूरी बढ़ने से क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो इसको सारों को कंबाइन करने के बाद आपका एक रिलेशन आता है, डीबी इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होता है, आईडीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। डीबी इज इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। इसे कहते हैं मैग्नेटिक कांस्टेंट। इसके साथ कई बार म्यू आर भी लगा देते हैं। म्यू आर देखिए यहां पर लगाते हैं म्यू आर कई बार, म्यू आर ये मीडियम पे डिपेंड करता है ये फैक्टर। बाकी ये चीज हर जगह पे क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। अलग अलग मीडियम में अलग अलग म्यू आर की वैल्यू होगी। वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और मीडियम के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, बदलती रहती है, ठीक है। कंबाइन करने के बाद हमारा जो रिलेशन आ रहा है देखिए, हाँ, और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देने के लिए हमारे पास वही है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड, यहां पर आपका थंब क्या रहेगा, करंट, और कर्ल फिंगर क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे बता रखा है मैंने, ठीक है। अभी रूल देख लेंगे। अब देखिए मैंने वही समझाया कि अगर डीएल करंट कैरिंग एलिमेंट और आर दोनों को एक दूसरे के पैरेलल रख दिया, मतलब दोनों ये करंट कैरिंग एलिमेंट हो गए, तो इसकी लाइन क्या होगी, इधर होगी। और आर भी क्या, पॉइंट पी यहाँ पे ले लिया, तो आर भी क्या होगा, इसी लाइन में होगा। दोनों की डायरेक्शन क्या है भैया, सेम है, यानी दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। एंगल क्या होगा उनके बीच में, डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्लेक्शन 0 होने का मतलब क्या है भैया, मैग्नेटिक फील्ड 0। जैसे मैंने क्या किया, ये करंट कैरिंग एलिमेंट की डायरेक्शन है और आपने पॉइंट यहाँ पे ले लिया, तो आर की डायरेक्शन क्या होगी, हो जाएगी, ठीक है। एंगल क्या हो गया, बढ़ गया। एंगल बढ़ गया तो ये क्या हो गया, डिफ्लेक्शन भी इसके अंदर क्या हो गया, बढ़ गया। डिफ्लेक्शन बढ़ गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, बढ़ेगी। समझ गया। जैसे मैंने क्या किया, ये करंट कैरिंग एलिमेंट की डायरेक्शन है और ये क्या है, पॉइंट पी यहाँ पे, तो रेडियस की डायरेक्शन होगी। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, यानी आईडीएल एक दूसरे के क्या है, करंट कैरिंग एलिमेंट और रेडियस वेक्टर एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। एंगल कितना हो गया, 90। डिफ्लेक्शन क्या हुई थी यहाँ पे, मैक्सिमम, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी यहाँ पे, मैक्सिमम। जैसे हमने करंट कैरिंग एलिमेंट जो की डायरेक्शन ये है और पॉइंट यहाँ पे लिया, तो रेडियस की डायरेक्शन क्या होगी, ये हो जाएगी। एंगल क्या हो गया, 90 से ज्यादा हो गया, डिफ्लेक्शन क्या होगी, कम होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी,
कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, मैं एलिमेंट की डायरेक्शन को ये थी और पॉइंट पीछे ले लिया, तो आर ये हो जाएगा। दोनों एलिमेंट की डायरेक्शन ये है, आर की डायरेक्शन ये, दोनों एक दूसरे क्या होंगे? अपोजिट होंगे। एंगल जैसे मैंने 180 किया, डिफ्लेक्शन फिर क्या होगी? 0। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? 0। आपने देखा 0 से 90 में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, और 90 से 180 में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, और साइन थीटा बढ़ने पर, तो जब ये ऐसा फंक्शन होता है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? साइन के। और दूरी बढ़ाओगे तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। कंबाइन कीजिए तो dB इज डायरेक्टली इक्वल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे? मैग्नेटिक कांस्टेंट। मैग्नेटिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट म्यू आर 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये मीडियम टू मीडियम क्या होता है? वैरी करता है। वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो सो बायट-सैवर्ट्स लॉ फॉर वैक्यूम, वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? म्यू आर की वैल्यू 1, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। ठीक है भैया, ये आ गया आपका वैक्यूम के लिए फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अगर मैं म्यू नॉट की बात करूं तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। खैर इसकी एसआई यूनिट मैंने ड्राइव कर रखी है, डीबी को उसमें म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो अपने को इसकी एसआई यूनिट निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है? टेस्ला। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। डीएल की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। साइन की कोई एसआई यूनिट नहीं होती। रेडियस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। रेडियस का स्क्वायर है तो इसलिए क्या होगा? मीटर का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, टेस्ला मीटर पर एम्पियर आ गया। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की? ध्यान रखना क्या होगी? टेस्ला। डिफरेंट फॉर्म ऑफ बायट-सैवर्ट्स लॉ। खैर ये तो है ही नहीं सिलेबस में, तो इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बायट-सैवर्ट्स लॉ। ठीक है, बायट-सैवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन, ये पहली एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक वायर है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इसकी डेरिवेशन आउट ऑफ सिलेबस है, ये सिलेबस के अंदर इसकी डेरिवेशन नहीं है, केवल इसका एक्सप्रेशन आपको याद रखने, क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एक वायर है जिसकी लंबाई जो भी हो एल है मान लीजिए। ठीक है, इसने करंट कितना कैरी कर रखा है? आई। इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पे पी है, जहां पर आपको क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इसके इस वाले एंड को, वायर के इस वाले एंड को देखने को इस पॉइंट से कितना एंगल बन रहा है? थीटा 1, थीटा 2। और दूसरे वाले एंड को देखने के लिए कितना एंगल बन रहा है? थीटा 1। ठीक है भैया, कह रहा है इस पूरे वायर की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी? बीपी। और उस बीपी की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट 4 पाई। करंट क्या है? आई। दूरी क्या है? आर। और साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। साइन थीटा 1 ये एक्सप्रेशन नहीं आती है, सिलेबस क्या आउट है। ठीक है भैया, तो आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आर के क्या है? इनवर्सली है। क्या है? इनवर्सली है। तो बी ये रहा, आर ये रहा। अगर ग्राफ बनाओगे बी और आर के बीच में तो ऐसा रहेगा, यानी जब आपका आर मिनिमम रहेगा तो बी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और जब आपका बी क्या होगा? मैक्सिमम, सॉरी बी मिनिमम होगा तो आर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। स्पेशल केस देखिए, फॉर्मूला हमने देख लिया। फॉर्मूला क्या है? बी इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। मैंने कहा यदि वायर के दोनों एंड कहां जा रहे हैं? इनफाइनाइट पे। कहां जा रहे हैं? तो इस वाले जो ये वाला एंड कहां पर है? इन्फिनिटी पे। तो यहां से जो लाइन खींचोगे इस वाले एंड से मिलने के लिए तो कहां पे आएगी? सीधी खींचनी पड़ेगी, क्योंकि मतलब मुझे पता कि ये एंड कहां जा रहा है? इन्फिनिटी पे। अगर ये लाइन इससे मिलने वाली है तो ये लाइन अगर इससे जब ही मिलेगी जब इसके क्या होगी? पैरेलल, क्योंकि दो पैरेलल लाइन कहां मिलती है? इन्फिनिटी पे। मुझे पता है इस वायर की लंबाई इन्फिनिटी पे है, मुझे एंड कहां मिलेगा? वो भी इन्फिनिटी पे मिलेगा। और मुझे इस लाइन को कहां मिलाना है? उस वायर के इन्फिनिटी वाले एंड से। तो इन्फिनिटी पे अगर मिलेगी तो दोनों वायर की लाइन कौन सी है? पैरेलल। ऐसे बिल्कुल सेम नीचे वाला एंड भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो यहां से भी कैसी लाइन खींचनी पड़ेगी? पैरेलल। ये एंगल कितना हो गया? 90। ये एंगल कितना हो गया? 90। यानी थीटा 1 थीटा 2 दोनों की वैल्यू क्या होगी? अगर दोनों एंड वायर के इन्फिनिटी पर है तो दोनों एंड को मिलाने के लिए आप जो लाइन खींचने वाले हो कैसी आएगी? पैरेलल। और दोनों एंड कितने बनाएंगे एंगल? 90 डिग्री का। तो साइन 90 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। तो 90 और 90, 1 और 1 क्या होगा? 2। सॉल्व कर लीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा केस 2 में कह रहा है अगर एक एंड क्या है भैया? फाइनाइट है, पास में ही है, और दूसरा एंड क्या है भैया? तो इनफाइनाइट वाला एंड कितना एंगल बनाएगा? 90 का। और फाइनाइट वाला एंड बनाएगा थीटा। कितना बनाएगा? ये फाइनाइट एंड है और ये कहां है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को मिलाने के लिए क्या? फाइनाइट वाले से तो मिला दिया, लेकिन इनफाइनाइट से मिलाने वाले के लिए क्या करना पड़ेगा? पैरेलल खींचना पड़ेगा। तो एक एंगल 90, दूसरा एंगल क्या हो गया? थीटा। 90 वाले की वैल्यू क्या होती है? 1। और थीटा ये ऐसे लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आ गया। ठीक है, अच्छा अगर एक एंड क्या है भैया? इन्फिनिटी पे 1 एंड, और दूसरा एंड कहां पर है? 0। तो जीरो एंड मतलब सोचते हैं पॉइंट के पास में ये वाला एंड। ठीक है,
और दूसरा एंड कहां पर है, इन्फिनिटी, तो दूसरा एंड कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का, और जिसका जीरो एंड है उसका एंगल कितना बनेगा, 0 का। तो यहाँ पे रखिए वैल्यू आपकी आगे मैग्नेटिक फील्ड, कोई दिक्कत तो नहीं है आगे। देखो यहाँ पे साइन 90 के यहाँ पे जो एंड इन्फिनिटी आ रहा है साइन 90 रखो, और जो एंड 0 पर है उसको क्या लिखो, तो सॉल्व करोगे तो आपका ये रिजल्ट आएगा, ठीक है भाई। अब आता भैया रूल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में मैग्नेटिक करंट ऐसे आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देने के लिए वही राइट हैंड थंब यूज करना पड़ेगा। थंब क्या होगा, करंट, और कर्ल फिंगर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कहां जा रहा है, ऊपर, थंब भी कहां रहेगा, ऊपर। तो आप देखिए आपकी इस साइड में जो आपकी उंगली होगी, करंट को आप थंब को आप करंट की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ रखो, और जो आपका कर्ल फिंगर है वो इधर की तरफ क्या हो रही है, इस साइड में अंदर की तरफ जा रही है, यानी आपको क्रॉस लगाना पड़ेगा। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। और इधर देखिए भैया करंट क्या आ रहा है, ऊपर, और थंब क्या आ रहा है भैया, बाहर। हम आ रहा है तो डॉट लगाओगे, यहाँ पे आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है भैया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्टर ऑफ सर्कल, बहुत आसान डेरिवेशन है। ये सेक्टर ऑफ सर्कल है, बायट-सवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन है, ये थीटा एंगल है, इसकी रेडियस क्या है भैया, आर है, इसकी आर की लेंथ क्या है, एल है, इसके आर्क पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने, डीएल, आर के जो आर्क पे छोटा सा एलिमेंट लिया वो क्या है, डीएल, और वो करंट कितना आ रहा है, आई। अच्छा, इसकी रेडियस आर है, तो यहाँ पर भी क्या होगी, आर होगी। आपको बता दूं ये एलिमेंट कहां पर है, इस आर के सरकमफेरेंस पर, कहां पर है, और रेडियस जो होती है सरकमफेरेंस पे हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर कौन है, एलिमेंट, रेडियस सरकमफेरेंस पे परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है इस एलिमेंट के भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यानी एलिमेंट और रेडियस के बीच का एंगल क्या है भैया, 90 डिग्री का, क्या है। तो देखिए भैया इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डीबी, उसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट 4 पाई, करंट क्या है, आई डीएल, और ये साइन थीटा, एंगल किसके बीच का है। तो आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो आर ये रहा, आर की वैल्यू कैपिटल आ रहा है, डीएल ये रहा, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, 90, दूरी कितनी है भैया, आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका डीबी इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। ये छोटे से इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ठीक है। अब मुझे इस पूरी रिंग की वजह से, आपको पता है पूरी रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने क्या करो, इंटीग्रेट करोगे, तो डीबी का इंटीग्रेशन क्या होगा, म्यू नॉट 4 पाई का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, आई का भी इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, आर का भी, डीएल का इंटीग्रेशन, डीएल देखो इतना छोटा सा, इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, एल ही आएगा, क्या आएगा, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल। क्योंकि आपको पता है पूरे आर की लंबाई कितनी है, पूरे आर की लंबाई कितनी है, ठीक है। पूरे आर की लंबाई यहां से यहां तक की कितनी है, एल है, ये छोटा सा पार्ट डीएल है, तो डीएल को इंटीग्रेट करो क्या आएगा, एल ही आएगा। तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर स्क्वायर, और इंटू में क्या हो गया, एल। अच्छा एक काम करो, इसको म्यू नॉट 4 पाई लिख दीजिए, आई आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर को लिख दीजिए आर, और एल के नीचे लगा दीजिए आर। एल क्या है, आर्क, और आर क्या है, रेडियस। तो आपको बता दूं कि एल अपॉन में आर जो होता है वो थीटा के बराबर होता है, कौन सा थीटा, ये वाला थीटा, ठीक है। आर्क अपॉन में रेडियस जो होता है, आर्क अपॉन में रेडियस जो होता है किसके बराबर होता है, थीटा के, किसके बराबर होता है। तो ये जो आर्क अपॉन में रेडियस हमारा आ रखा है म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर, और ये क्या होगा, थीटा, क्या आ जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अगर देखिए क्वार्टर है, सेक्टर का क्वार्टर है और सर्कल का क्वार्टर है, क्वार्टर कितना एंगल बनता है, क्वार्टर ऐसा होता है, कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री बोलते हो पाई बाय 2, यहाँ पर पाई बाय 2 लिख देना। अगर हाफ सर्कल देखा जाए तो हाफ सर्कल कितना एंगल बनता है, पाई का, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, पाई, तो हाफ सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अगर आपका ऐसा ऐसा है तो एंगल कितना बनेगा, 2 पाई अपॉन में 3, क्या होगा, 3 पाई अपॉन में 2, 3 पाई अपॉन में 2, तो 3 पाई अपॉन में 2 रख दोगे तो आपको इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और आपका कंप्लीट सर्कल होगा तो एंगल कितना जाएगा, 2 पाई का, देखिए, ठीक है। ये है वही लिखा रखा है, अगर क्वार्टर है, क्या है, क्वार्टर का एंगल कितना बनता है, तो पाई बाय 2 रख दो, 90 डिग्री है ना, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्वार्टर। कंप्लीट सर्कल है तो एंगल कितना बनेगा, 2 पाई का, थीटा के यहाँ पे क्या रख दो, 2 पाई, आ गया मैग्नेटिक फील्ड। और हाफ सर्कल है तो क्या होगा, पाई का, यहाँ पे रख दो पाई, तो आ गया मैग्नेटिक फील्ड, कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब कंप्लीट सर्कल, रूल फॉर मैग्नेटिक फील्ड, फिर इसके लिए रूल और कंप्लीट सर्कल के रूल क्या होता है, सेम होता है, तो खैर कंप्लीट सर्कल में ही कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलो कंप्लीट सर्कल क्या है ये, एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ठीक है। तो उसके सेंटर पे निकालनी है, क्या निकालनी है, तो भैया ये रिंग है, रिंग में एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, क्यों, क्योंकि मेरे को बायर सेवर्स लॉ अप्लाई करना है। एलिमेंट पे करंट कितना जा रहा है, आई, और एलिमेंट की लेंथ कितनी है, डीएल, और कहां पर निकालना है आपको, सेंटर पे, सेंटर से दूरी कितनी है, आर। तो इसकी वजह से आइडियल की मैं, अच्छा आपको पता है एलिमेंट कहां पर है, सरकमफेरेंस पर, और डिस्टेंस कहां पर है, रेडियस के लॉन्ग। तो रेडियस और सरकमफेरेंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ पर एलिमेंट और रेडियस भी क्या होंगे दूसरे के, तो एंगल क्या होगा, थीटा इक्वल्स में 90 डिग्री का, क्योंकि भैया आपका आर जो है वो आइडियल के क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब बायट सेवर्स लॉ की वजह से, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो डीबी है ना, एलिमेंट छोटा, तो क्या होगी, म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल, और आपको पता है ये दोनों परपेंडिकुलर, तो एंगल क्या होगा, 90, बता दीजिए। अपॉन में क्या होगा, दूरी आर स्क्वायर, समझ गया। अब अपने पूरी रिंग की वजह से निकालनी है, क्या निकालनी है, पूरी रिंग की वजह से निकालनी, तो क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, बी म्यू नॉट 4 पाई क्या हो गया, बाहर, आई अपॉन में आर स्क्वायर क्या हो गया, बाहर, और डीएल क्या हो गया, अंदर, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 पाई आर हो जाएगा, पहले एल था ना, अभी तो पूरा रिंग ही है, तो पूरी रिंग का एल क्या होगा, डीएल क्या होगा, 2 पाई आर। इसे काटा पीटी करो, एक आर से एक आर, तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड टू कंप्लीट रिंग, ठीक है। रूल क्या लगेगा, तो राइट हैंड थंब रूल क्या लगेगा, इस बार थंब क्या होगा, करंट नहीं होगा, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और करंट फिंगर क्या होगा, करंट, ठीक है। तो अपने करंट उंगलियों को कहाँ रखना, राइट, सीधा हाथ की उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में रखना, तो करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है करंट, है ना, तो उंगलियों को ऐसे करो, अंगूठा कहाँ आ रहा है मेरा, बाहर की तरफ, अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, बाहर की तरफ आएगी। मैग्नेटिक फील्ड बाहर से कहां से आती है, नॉर्थ पोलैरिटी से, कहां से आती है, नॉर्थ पोलैरिटी, इसका मतलब यहाँ पर क्या बना है, नॉर्थ पोलैरिटी, क्या बनी है, नॉर्थ पोलैरिटी। अच्छा देखिए कर्ल फिंगर कैसे आ रही है, अगर इस वाले को देखो तो ऐसे आ रही हो, तो अपनी उंगलियों को ऐसे घुमाओगे तो अंगूठा कहां जाएगा, अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, अंदर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर वही जाती है जहां पर क्या बनता है, साउथ पोल। चलो इससे आसान तरीका देखो, क्या ये चित्र में जो करंट है वो घड़ी की डायरेक्शन में है, सही या नहीं, क्या इस चित्र में जो करंट है वो घड़ी की डायरेक्शन में है, सही या नहीं, नहीं मतलब क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बाहर निकलेगी। क्या इस चित्र में करंट जो है घड़ी की डायरेक्शन में है, सही या नहीं, तो क्या बनेगा, साउथ पोल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग, अब देखिए रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भैया। तो आपकी रिंग ऐसे रखी हुई है, मतलब ऐसे नहीं रखी हुई है, तो सामने सामने होगी ना, ये जो रिंग बना रहा हूं ऐसे बनाऊंगा ना, तो समझ जाना कि रिंग जो है वो बोर्ड के जो बोर्ड है ना आपका, बोर्ड के परपेंडिकुलर है, क्या है, समझ गए ना, ये रिंग ऐसे बना दी, ये क्या है, इसका सरकमफेरेंस जो है वो आपकी कॉपी से लेके आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, ऐसा। यहां पर एक एलिमेंट ले लिया, यहां पर एक एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट की लंबाई क्या, डीएल है, करंट कितना, आई, एलिमेंट की लंबाई कितनी, डीएल है, करंट कितना, आई। इसकी रेडियस क्या ले लिया मैंने, आर, या ए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ए रखी ना, तो ए ले लो। इससे एक पॉइंट आर है, कैपिटल आर दूरी पर, इस पॉइंट पर आपको क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड, क्या निकालनी है, अपने को पता है एलिमेंट है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी यहाँ पर, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, लूप जो होगा मैग्नेटिक, ये क्या है, ये इस पॉइंट पर जो देखिए एक्चुअल में लूप ऐसे बनती है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी, तो यहां पर जो लूप पहुंचेगी ना, ये उस लूप की क्या है, रेडियस है, क्या है, देखो अगर मान लीजिए मैं ऐसे निकाल रहा हूं, क्या है? मान लीजिए मैं ऐसे निकालू, एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहा, मैं इस पॉइंट पर निकाल रहा हूं, तो ये क्या होगी, ये जो लूप बनाई ना इसकी क्या है, ये रेडियस है, क्या है, तो ये भी क्या है, उस वाली लूप की रेडियस जिसका सर्कमफेरेंस यहां से होगा, इसकी वजह से जो बनी है, समझ गया, ये बना रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक रेडियस खींच दी, ठीक है, वो लूप नहीं बना रहा, ऐसी सेंटर से यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड बनी थी, और उसकी उस लूप की रेडियस क्या है, ये रही, ठीक है। अच्छा ये रेडियस है, तो भैया उस लूप के ऊपर मैं एक उसकी सर्कमफेरेंस पे क्या खींच रहा हूँ, टेंजेंट, तो इस पे एक टेंजेंट ये खींच दी मैंने, जो लूप यहाँ पे गई थी ना, लूप ऐसी होगी, तो यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट खींच दी, ये क्या उसकी रेडियस है, और ये क्या उसकी टेंजेंट है, टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे क्या होती है,
परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही ये हो गया डीबी, यहाँ नीचे से जो लूप गई थी। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना कि जो एलिमेंट है ना, यहाँ का एलिमेंट कुछ ऐसा होगा। ठीक है, आप ऊपर से देख रहे हो, ये क्या कर रहे हो, यहां से देख रहे हो, आपका व्यू पॉइंट क्या ऐसा है, यहां से देख रहे हो आप। ठीक है, आप यहां से देख रहे हो इस चीज को, तो आपको क्या दिखाई देगा, ये एलिमेंट है, यहां से आपका करंट फ्लो कर रहा है, ये क्या है, डीएल है, और ये जो लाइन आ रही है ना, ये इसकी वैल्यू को मैंने क्या ले लिया, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर ऐसे आ रही है। तो आप देख रहे हो डीएल और स्मॉल आर के बीच में एंगल क्या है, कितना एंगल है डीएल और स्मॉल आर के बीच में एंगल 90 है ना। तो ध्यान रखना कि ये जो स्मॉल आर है और ये डीएल है, उनके बीच में एंगल क्या होगा। देखो जब आप ऊपर से देखोगे ना इस चीज को यहाँ पे, तो आपको ऐसे दिखने वाला है, ये डीएल है, ये करंट है जो यहाँ से करंट पास कर रहा है। ठीक है, और ये क्या है, ये जो लाइन आ रही है ना, ये आर, ये आर, वो ये आर है। तो आपको क्या दिख रहा है, 90 डिग्री का दिख रहा है ना। ध्यान रखना करंट कैरिंग एलिमेंट और आर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। बस यही चीज ध्यान में, खत्म हो गया। तो ये स्मॉल आर है। ठीक है, अब देखिए ये भी 90 डिग्री का होगा, ये लाइन खींच दीजिए, आपको पता है थीटा है, तो ये क्या होगा, आपको पता है ये 90 है, ये थीटा है, ये क्या है, ये एंगल थीटा है, और ये क्या है 90, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। आपको पता है ये दोनों भी क्या है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। अगर ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये कितना होगा थीटा, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी क्या होगा थीटा। तो डीबी को रिजोल्व करो, डीबी कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा का बनता है थीटा, वो कॉस बनता है, और दूसरा का होगा डीबी डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा। ऐसे इसको रिजोल्व करो, डीबी कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा डीबी साइन थीटा। इधर हम देख रहे हैं कि इसका डीबी साइन थीटा, इसका डीबी साइन थीटा, इसका डीबी साइन थीटा एक ही डायरेक्शन में, लेकिन इसका डीबी कॉस थीटा और इसका डीबी कॉस थीटा दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो इसका डीबी कॉस थीटा, इसका डीबी कॉस थीटा क्या करेगा, कैंसिल करेगा, लेकिन इसका डीबी साइन थीटा इसके डीबी साइन थीटा के साथ करेगा, जुड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। ऐसी पूरी रिंग के साथ यही लोचा होगा कि जितने भी एलिमेंट होंगे छोटे छोटे, सबका डीबी कॉस थीटा दूसरा डीबी कॉस थीटा क्या करेगा, कैंसिल करेगा, और सबका डीबी साइन थीटा आपस में क्या करेगा, जुड़ेगा। तो टोटल इंटीग्रेशन ऑफ डीबी कॉस थीटा इक्वल्स में क्या होगा, सारे डीबी कॉस थीटा के रिंग के जोड़ोगे तो क्या आने वाला है, पूरी रिंग के डीबी कॉस थीटा के जोड़ने पर आपको इस पॉइंट पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पूरी रिंग के डीबी कॉस थीटा जोड़ दो क्या आएगा, 0। लेकिन अगर हम देखें, अगर मैं देख रहा हूं कि इस रिंग के पूरे डीबी साइन थीटा जुड़ रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब सारा जो डीबी साइन थीटा को जोड़ोगे वही क्या होगा, इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड डीबी क्या है, एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल साइन, आपको पता है एंगल क्या होगा 90 डिग्री का बता रखा है आपको, क्योंकि ये जो आर है और ये जो डीएल है वो ऊपर से देखने में क्या दिख रहे हैं, परपेंडिकुलर। अपॉन में नीचे क्या होगा आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आपको पता ही होनी चाहिए, क्या होगा ए और आर ये है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पर क्या होगा साइन, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर क्या है भैया ए, और हाइपोटेन्यूस क्या है स्मॉल आर, स्मॉल आर की वैल्यू अपने को पता है। ठीक है, इंटीग्रेशन रिंग, भैया बाहर कौन कौन जाएगा, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, और साइन 90 भी क्या खत्म हो गया, तो क्या बचेगा केवल डीएल, क्या बचेगा, तो म्यू नॉट 4 पाई को बाहर निकाल दीजिए, आई आर और आर स्क्वायर क्या होगा आर क्यू, ये क्या होगा डीएल अंदर रहेगा, साइन 90 होगा, ए बाहर आ गया, अंदर क्या होगा डीएल, रिंग के सारे डीएल को जोड़ोगे तो क्या होगा सरकमफेरेंस ऑफ रिंग, ये आएगा म्यू नॉट 4 पाई आई ए आर क्यू, क्या होगा 2 पाई ए 2 पाई, तो ये हो गया आपका रिजल्ट। ठीक है भैया यहाँ तक। अच्छा स्मॉल आर की वैल्यू आगे तो कैलकुलेशन ही है, स्मॉल आर की वैल्यू पुट की है मैंने। अच्छा यहाँ पर देखिए थोड़ा और इसको डिटेल में कर दो। ठीक है, ए और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, पाई ऐसे लिख दीजिए, 2 का आगे ले, तो ये रिजल्ट आएगा म्यू नॉट 4 पाई। ठीक है, 2 बाहर निकालिए, ए और ए क्या होगा पाई है ए स्क्वायर, और ये क्या होगा करंट हो गया, आई लिख दीजिए
अपॉन में नीचे क्या होगा आर क्यूब। ठीक है भैया, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आ गई, पी पॉइंट पर, कहाँ आ गई। अच्छा ये क्या हो गया एरिया, और ये क्या हो गया करंट। एरिया और करंट क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट, याद है आपको मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, अभी देख लो जो आज नहीं है ना, कल पूछूंगा उनको आज क्या क्या पढ़ा। और कल ना बक्कल तार दिया ना मैंने, कसम से कह रहा हूँ मैं, इतना कुत्ते की तरह मारूंगा ना उसको जो नहीं आ जाए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई दिक्कत नहीं। अबे भाई तुम क्या सोच रहे हो, पागल थोड़ी ना यहाँ पे। एक महीने की फीस मिल गई मेरे को, मेरा कुछ नहीं होना, कमा लिया दिसंबर तक, कितना कमाना था। लेकिन अभी जो है ना, अभी की मेहनत जो है वो आपके 5 से 10 नंबर बढ़ा देगी। अगर आप 80 नंबर लाने वाले बच्चे हो, वैसे तो 80 अभी तो कोई है नहीं मेरे हिसाब से, तो आप 90 पे चले आओगे। 90 लाने हो तो 95 96 चले आओगे। पास होने के लाले पड़ रहे हो तो पास हो जाओगे, ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन अभी की अब पूरे साल, आपको पता है ना पेपर में आप पढ़ते हो थोड़ा बहुत तो पूरे साल ही हो ना, लेकिन रिजल्ट उस पूरे साल की पढ़ाई से नहीं होता, वो इन्हीं टाइम की पढ़ाई से आता है। अभी कई बच्चे सोचते हैं कि भाई मैं तो ब्रिलियंट हूँ, तो कर ही लिया सिलेबस कर लिया, तेरे को चैप्टर में कुछ भी पूछ लूँ ना, जो तू बोलेगा वही नहीं बता पाएगा। अब देखिए कल मैं पूछूंगा बेटा आपने पढ़ लिया सिलेबस, चलो चौथा चैप्टर में आप बताओ मैं आपसे क्या पूछूं, वही पूछूंगा, उसी के लिए मार खाएंगे, और भर भर के दूंगा, रहता चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तुझसे ही पूछूंगा, सबसे पूछूंगा। ठीक है, स्पेशल केस देखिए, स्पेशल केस में क्या किया भैया, यदि आपका आर, आर क्या है, वो दूरी है जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और ए क्या है इसकी रेडियस, और ये क्या था स्मॉल आर जिसकी वैल्यू क्या थी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। मैंने कह दिया आर बहुत, आर जो है, जो आर कैपिटल आर है, कैपिटल आर क्या है आपका बहुत बड़ा है, यानी ये चीज बहुत बड़ी है और ये चीज बहुत छोटी है, तो आर का स्क्वायर क्या होगा बहुत बड़ा, और ए का स्क्वायर क्या होगा बहुत छोटा। आर बहुत बड़ा होगा किससे, ए स्क्वायर से, तो बहुत बड़े के स्क्वायर में अगर आप बहुत छोटा जोड़ते हो तो रिजल्ट क्या आता है, बड़ा ही वाला आता है। ठीक है, तो नीचे जो आप स्मॉल आर की वैल्यू क्या लिखने वाले थे, अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल ए स्क्वायर, तो इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे आर स्क्वायर, तो ये आएगा स्मॉल आर इक्वल्स में कैपिटल आर, स्मॉल आर ये और ये कैंसिल हो गया, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या होंगे बराबर हो जाएंगे, तो आप सीधा यहाँ पर क्या रखोगे, जो स्मॉल आर रखे थे स्मॉल आर की यहाँ पे क्या लिखोगे कैपिटल आर लिख देना, क्या लिख देना, तो आपका रिजल्ट ही आएगा। अच्छा मैंने क्या दिया कि क्या है भैया कैपिटल आर है और ये पॉइंट है, अगर इसको जीरो कर दो तो पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, कैपिटल आर की वैल्यू को जीरो कर दो तो कहाँ पहुंच जाएगा, सेंटर पर, यहाँ पहुंच जाएगा, सेंटर पहुंच जाएगा, तो इसलिए वही वही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अगर आर की वैल्यू क्या कर दिया जाए जीरो, क्या कर दिया जाए जीरो, तो जीरो कर दिया जाएगा, तो अगर इसकी वैल्यू जीरो कर दिया जाए तो ए स्क्वायर क्या होगी, यहाँ पर आप क्या लिखोगे सीधा ए स्क्वायर, क्या लिखोगे, और सॉल्व करोगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड ये आने वाली है। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, थंब क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, कर्ल फिंगर क्या होगा करंट, तो वही अगर करंट क्या है भैया कैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, क्या जा रहा है, तो मतलब इस पोल पे क्या बनी है नॉर्थ पोलैरिटी, नॉर्थ पोल से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बाहर जाती है, क्या होती है, ये करंट कैसे आ रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में क्या बनती है साउथ पोलैरिटी, किसी पॉइंट पर अगर साउथ, ये साउथ पोलैरिटी बन गई है, किसी पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी उसकी तरफ आएगी, समझ गए भैया। एग्जांपल देखिए, कह रहे भैया एक बार, ठीक है एक वायर है, करंट कैरिंग एलिमेंट वगैरह सब कुछ दे रखा है आपको, ठीक है, करंट की वैल्यू क्या है 8, जो एलिमेंट है उसकी लंबाई कितनी है कितनी, और आपको एक्स वाई प्लेन के बीचों बीच निकालना है, कहां निकालना है, या नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट बोलेगा, नॉर्थ ईस्ट में कितनी मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ ईस्ट का मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच, नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच एंगल कितना होगा 45 का, क्या होगा, और दूरी आपको दे रखी है कितनी दूरी पर है, ठीक है भैया, तो दूरी कितनी रखी है 2 मीटर, क्या दे रखी है, तो ये क्या होगी इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू क्या है 8, इसकी वैल्यू क्या है इतनी, साइन 45 क्या होता है 1 बाय में √2, ये हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए आपका इतना टेस्ला आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है भैया, एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, ठीक है, कह रहा है एलिमेंट किसके लॉन्ग है एक्स के लॉन्ग, किसके लॉन्ग है
लंबाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, करंट कितना है इसके ऊपर आई। आपको कहाँ निकालना है, वाई पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और वाई कहाँ पर निकालनी है 0.5 मीटर पर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 10⁵। करंट कितना है 10 एम्पियर दे रखा है, और आपको पता है डीएल की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में बोल दो 10⁻² मीटर। ठीक है, और आपको बता दूं एलिमेंट कहां पे रखा हुआ है एक्स पे, और दूरी कहां पर है वाई पर, यानी डीएल आपका एक्स पर है और आर की वैल्यू क्या है वाई पर है। दोनों के बीच में एंगल क्या होगा 90, साइन 90 क्या होगा 1, और डिस्टेंस कितना है 5। सॉल्व कर लीजिए, आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक है, डायरेक्शन देने के लिए भैया आपको ध्यान रखना है, डायरेक्शन तो आप ऐसे ही दे दोगे। ठीक है, देखिए आपको पता मैग्नेटिक फील्ड किसके लॉन्ग है, डीएल किसके लॉन्ग है एक्स के लॉन्ग, वो क्या हुआ आई, आई क्या, और आर किसके लॉन्ग है जे के लॉन्ग, आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे क्या होता है के क्या। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, ठीक है, ये हो गया आई क्रॉस जे ठीक है, यहाँ पे दे रखा है क्योंकि ये जो इसकी वेक्टर फॉर्म होती है वो यही होती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम 4 प्रैक्टिस, ये सारे क्वेश्चन है ये मैंने करा रखे वैसे, बोर्ड में भी कराए थे, ठीक है, फिर भी करा दूंगा अगली क्लास में। आज इतना ही, कल के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।